हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम 20 जून 2023 के हिंदू एडिटोरियल की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। सबसे पहला एडिटोरियल है अ राइजिंग इंडिया इन वर्ल्ड डांस स्टेप विथ द यूएस। देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूएस और इंडिया के जो रिलेशन है उसको बता रहा है और साथ ही साथ ये बता रहा है कि इंडिया के लिए किस तरह यूएस जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यूएस के लिए भी इंडिया कहीं ना कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोनों आपस में एक लिंक बना के रखे हैं, जिससे कि दोनों की इम्पोर्टेंस जो है पता लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अगर इंडिया और अमेरिका की बात कीजिए, दोनों कहीं ना कहीं एक बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर रहे हैं। ठीक है, दोनों की जरूरत जो है एक दूसरे पे ही डिपेंडेबल है। ठीक है, अगर यूनाइटेड पावर की बात करें, दोनों की अगर इंटरेस्ट को मिला दे तो कहीं ना कहीं इन दोनों की जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इंडिया को अगर देखा जाए तो 63 ईयर्स लगे हैं आपके 1 ट्रिलियन जीडीपी बनने में, और 7 साल लगे हैं 2 ट्रिलियन बनने में, और 3 साल लगे हैं 3 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए। और अगर एस्टिमेट किया जाता है कि जो 25 ट्रिलियन इंडिया जो है पा जाएगा कब तक, 2047 तक, जब 100 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस को। अगर 1700 की बात की जाए, इंडिया जो है कहीं ना कहीं क्या था, 35% था ग्लोबल जीडीपी का, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा था। उसके बाद जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ 1991 में, तो इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट कितनी रहेगी, 1% रहेगी। और आज के टाइम पे अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें तो 4 to 5% जो है राइज कर रही है। ठीक है, मतलब इसके रेंज में राइज कर रही है। अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो उनको क्या बेनिफिट है, उनको बेनिफिट है हमारे मार्केट की। ठीक है, उनको क्या जरूरत है, हमारे मार्केट की। और इंडिया को क्या जरूरत है, जो अमेरिका की जो कैपिटल है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी कहीं ना कहीं हमें जरूरत है। ठीक है, दोनों ही मिलिट्री और नॉन मिलिट्री बेस्ड है। अगर 2030 की बात की जाए, इंडिया की जो पॉपुलेशन होगी वो 1 बिलियन होगी, जो पूरे वर्किंग पॉपुलेशन 1 बिलियन होगी, जो पूरे G20 पॉपुलेशन के से भी ज्यादा होगी। अगर आज की बात की जाए तो आज में हम इंटरनेट में इक्वल है। ठीक है, और रिसेंट 8 ईयर पहले की अगर हम बात करें, अभी से 8 ईयर पहले की अगर हम बात करें, तो इंडिया का मोबाइल डाटा कहीं ना कहीं बहुत ही कम था। ठीक है, हम जो लाई करते थे वो वर्ल्ड में 122nd पोजीशन पे लाई करते थे, लेकिन आज जो है हम यूएस से भी आगे निकल चुके हैं, और यूएस और चाइना के दोनों कॉम्बिनेशन से भी आगे निकल चुके हैं, और हमारी प्रॉस्पेरिटी कहीं ना कहीं अलग ही जगह पे ग्रो कर रही है। ठीक है, चलिए और आगे क्या बात की गई है, अ ग्रीन फ्रेंड सक्सेस स्टोरी की बात की गई है। यहाँ पे क्या बताया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हमें आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, और ये मल्टीपल इफेक्ट डालता है, और आगे की जो लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है उसको भी कहीं ना कहीं मेजर करता है ये। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। और साथ ही साथ हमारे फिजिकल प्रूडेंस को भी मेंटेन करता है। फिजिकल एक्सपेंशन और फिजिकल प्रूडेंस को जो टफ एक्शन लेते हैं, कौन, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको भी क्या करता है, एक टफ एक्शन लेने के भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कहीं ना कहीं इंडिया और अमेरिका की जो ग्रोथ है वो एक दूसरे पे डिपेंडेबल है। विदाउट टेक्नोलॉजी इंडिया अभी लैग कर रहा है, और जो मार्केट है अगर यूएस को मिल जाए तो यूएस क्या होगा, और ज्यादा ग्रो करने की कंडीशन पे रहेगी। यानी कि दोनों की ग्रोथ जो है वो डिपेंड है एक दूसरे पे, ईच अदर पे डिपेंड है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिया गया है कि कैसे कॉम्बिनेशन बताया गया है कार्बन टैक्स फ्यूल का, और जिसके साथ कोल्ड सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जुड़ी हुई है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या करती है, सेविंग करती है फंड को, जैसे रेल की, रोड की और पोर्ट एक्सपेंशन की जो हमारी फंड है उसको सेव करती है, और एक ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और फ्यूल सब्सिडी को अगर बात की जाए तो कम डाउन किया है 50,000 करोड़ तक की, जस्ट 7,000 करोड़ नाउ। अब 50,000 से अब 2015 में कितना कर दिया गया है, 7,000 तक आ चुका है। अगर बात करें सेविंग की, इन्होंने हमारी जीडीपी जैसी राइज कर रही है उसके हिसाब से सेविंग कितना बचाया है, 9 to 10 बिलियन डॉलर को सेव किया है हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट की बात की है, एक तो प्रगति यानी कि प्रोएक्टिव गवर्नमेंट टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट जो है टाइमली क्या करती है कि जो भी लॉन्ग पेंडिंग आपके प्रोजेक्ट है
या गवर्नमेंट ऑर्डर है उसको क्लियरेंस देने का काम करती है, ठीक है। और दूसरी है गति शक्ति, ठीक है। ये गति शक्ति एक मास्टर प्लान है जो जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जो प्रिवेंट करती है, जो रोड की कटिंग हो गई या आपके फॉरेस्ट की कटिंग हो गई, या सेविंग करती है टाइम और रिसोर्सेज की। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट आज के टाइम पे इंडिया को करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे कि इंडिया का ग्रोथ जो है वो आगे बढ़ सके। अगर दूसरी बात की जाए, जो पहली बार हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को क्या किया गया है, अलाउ किया गया है कॉमर्शियल माइनिंग के लिए, जो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में दिया गया है, ठीक है। और अभी तक ऐसा कोई भी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है उसके लिए अगर 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है एक्सप्लोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट जो है, अभी तक ऐसा कुछ अवार्ड नहीं दिया गया है, ठीक है, ये भी बताया जा रहा है। अब क्या करना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी को और इनकी इफिशियंसी को। जो मनी है उसको कहीं ना कहीं हमें मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करने की अभी जरूरत है, और पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसको कहीं ना कहीं रिफॉर्म करे, ठीक है। और इसको सेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इफिशियंसी और गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्पेंडिंग को जो वेस्टेज हो रहा है, लीकेज हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं सेविंग करने की इस टाइम पे ज्यादा जरूरत है। अगर सेंट्रलाइज कोर डाटाबेस की इंटीग्रेशन की बात करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म में अगर हम लोग बैंकिंग को लिंक करते हैं तो उससे हमें टाइम की भी सेविंग होगी, और साथ ही साथ हमें जो पेमेंट है उसको भी डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, जो इंटीग्रेशन हो रखा है, ठीक है। अगर अब की डेट की बात की जाए तो 1200 मिलियन बेनिफिशरीज है, ठीक है, 1200 यानी कि 1200 जो मिलियन है वो बेनिफिशरीज है, जिसमें 592 बैंक जो है कवर कर रही है 12,000 सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को अब तक में, और 6,000 मिलियन जो है ट्रांजैक्शन जो है वो हो रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है, $1.6 ट्रिलियन, ठीक है, अब तक में जब तक ये सारी स्कीम में हुई है। अगर कहीं ना कहीं ये अच्छी इंप्रेसिव प्रोग्रेस दिखा रहा है हमारे रोड कंस्ट्रक्शन को पूरे भारत में, ठीक है, और परिवहन सिस्टम को भी एक अच्छी स्टेप दिखा रहा है। अगर बात की जाए परिवहन सिस्टम की, तो यहाँ पे 1400 ट्रांसपोर्ट ऑफिस बनाए गए हैं जो कि इनेबल करते हैं लीकेज को और कलेक्शन करते हैं $4,000 बिलियन को, जो कि रजिस्टर्ड है 350 मिलियन जो आपके व्हीकल्स है, और 150 मिलियन लाइसेंस को कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करते हैं। इंडिया की अगर बात की जाए तो 100 बिलियन की रेमिटेंसी आती है, और इंडिया इस पे आज के टाइम पे जो 195 देश है उनके साथ कहीं ना कहीं खड़ा है, और साथ ही साथ जो G20 की कंट्रीज है उनको कंधे से कंधे मिलाकर चल रहा है, ठीक है। अगर इंडिया की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पे रोल बनता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक्सटर्नल मिनिस्टर की भी बात की गई है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मिनिस्टर की जो बैकएंड बातचीत है या फिर बैकडोर क्लोज डोर मीटिंग है, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और जैसे कि हमारी मेजर ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म यूनाइटेड स्टेट के साथ बातचीत हुई है, और कहीं ना कहीं टफ जो क्वेश्चन है और उसके आंसर्स है उसको भी उन्होंने इजी बनाया है, ठीक है। इंडिया को अब क्या करना चाहिए, इंडिया को गिव अप करना चाहिए इट्स नॉन अलाइनमेंट से, उनको किस तरफ जाना चाहिए, मेरिट और इंटरेस्ट रिलेटेड अलाइनमेंट की तरफ, यानी कि अपनी अगर जहां फायदा बन रही है, जहां अपनी इंटरेस्ट हो वहां की तरफ जानी चाहिए। ये नहीं कि इंडिया को बिल्कुल ही अलग थलग रहना है, यानी कि इसने यूएस ने कह दिया कि इंडिया को कि इससे अलग रहना है तो इंडिया उसकी बात मान के अलग रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने इंटरेस्ट, हमें अपने मेरिट से ही काम करनी चाहिए। और साथ ही साथ जैसे हम लोग अभी रसिया से ऑयल परचेस कर रहे हैं, ऑयल परचेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इसमें इंटरेस्ट है, हमारी इसमें मेरिट है, ठीक है। हमें वहां से अगर कम रेट में ऑयल मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमें वहां से इंपोर्ट करने में कोई नुकसान नहीं है, और इससे क्या होगा, हमारी रिलेशन जो है रसिया के साथ भी अच्छी बनी रहेगी, ठीक है। और अगर आगे बात की जा रही है कि इंडिया को कहीं ना कहीं किसकी जरूरत है, ग्रेटर डिजिटाइजेशन की जरूरत है, इंटरनेट प्रोसेस की जरूरत है, बेटर सर्विस डिलीवरी की जरूरत है इस टाइम पे। और अगर बात की जाए एग्रीकल्चर रिफॉर्म की, इसमें भी इंडिया को आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सप्लाई चेन को भी बिल्ड करना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग जो इंडियन की कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको भी क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जुडिशरी रिफॉर्म को भी काम करना पड़ेगा। इंडिया की अगर बात की जाए तो $290 बिलियन जो है ट्रेड डेफिसिट है, जो कि 9% है जीडीपी का, ठीक है। और अगर बात की जाए 50% ऑफ इंडिया जो है अभी भी एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 14 से 15% है। अगर यूएस
कैपिटल और टेक्नोलॉजी की बात की जाए, ये कहीं ना कहीं इन एरियाज में ज़्यादा हेल्प करेंगे। इंडिया जो है 75 ईयर कंप्लीट कर चुका है इंडिपेंडेंसी का, लेकिन अभी भी हम लोग एम्बेसडर कार में ही फंसे हुए हैं और अपनी डिफेंस मॉडर्नाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्बेसडर कार से थोड़ा बाहर निकल के हमें चीज़ों को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आर्टिकल आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अगला है रिफ्यूजी एज एसेट टू न्यू कंट्री। देखिए, सबसे पहले इसके कॉन्टेक्स्ट को मैं समझा दूं। जो रिफ्यूजी है आज के टाइम पे हमारे ऊपर बर्डन नहीं है कि रिफ्यूजी है, आपने उसको आ गए हैं और वो हमारे लिए कोई काम ही नहीं कर रहे, उनको फिर उनको बैक उनको उस कंट्री में भेजा जाए, तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए कोई बर्डन नहीं है। अगर हम उनको बेटर एजुकेशन दे, बेटर अपॉर्चुनिटी दे, सोशल स्टेटस दे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए है एक एसेट का काम करेंगे, ना कि एक बर्डन का काम करेंगे। ठीक है, तो ये इसका कंटेक्स्ट है। चलिए पूरा टॉपिक को पढ़ते हैं क्या है। देखिए, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे जो कि आज मनाया जा रहा है जून 20 को। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं करेज करना चाहिए, रेजिलियंस करना चाहिए। 103 मिलियन इंडिविजुअल जो डिस्प्लेस हुए हैं अलग अलग जगह से, किसके कारण से, कॉन्फ्लिक्ट के कारण से, ठीक है, और अनरेस्ट के कारण से। इसको अगर बात की जाए, बहुत सारे इनको कहीं ना कहीं लॉसेस और इनके जो ड्रीम्स है कहीं ना कहीं इनको बंद करना पड़ा, और इनकी स्टोरीज को अगर हम देखें तो बहुत ही दर्दनीय है। ठीक है, अगर आज की हम बात करें, दिस डे रिमाइंडर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ग्लोबल सिटीजन की, जिससे कि वो एंगेजमेंट हो सके इन लोगों के साथ और इम्पैथी दिखा सके। और ये डे कहीं ना कहीं प्रमोट करता है सॉलिडरिटी को। ठीक है, हमारे बीच की जो कम्युनिटी है उसकी सॉलिडरिटी को, और इसकी इंपॉर्टेंस जो है रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ वेलकमिंग रिफ्यूजी की तरफ और डिस्प्लेस पर्सन की तरफ। जो कम्युनिटी जो डिस्प्लेस हो रही है, जो रिफ्यूजी है, उनको कहीं ना कहीं वेलकम करनी चाहिए, ना कि उनको डिपोर्ट करना चाहिए उनकी कंट्री में वापिस। ठीक है, तो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात की जाए, वो अभी चल रही है यूक्रेन में, म्यांमार में, सूडान में, आपको पता है। ठीक है, और जो अपने प्रोटेक्टिव सिचुएशन जो है वो चल रही है अफगानिस्तान में, सोमालिया में, वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे चैलेंजिंग है। और ये क्राइसिस जो है हमारे रीजन को बहुत सारे इंडिविजुअल को अपने घर से क्या कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं, ये सारी चीजें, और इसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। अगर बात की जाए साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की, ये कहीं ना कहीं आपके इम्यून नहीं है चैलेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से। बहुत ये बुरी बात है। क्यों? अगर बात की जाए, होम 2.5 जो लाख है वो फोर्सिबल डिस्प्लेस हुए हैं, अपने जो पर्सन हुए हैं उनमें वुमेन्स भी है और चिल्ड्रन भी है, और कंस्टिट्यूट हाफ ऑफ ए पॉपुलेशन। अब क्या बताया जा रहा है, इंडिया जो है कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली होस्ट कर रहा है और असिस्ट कर रहा है रिफ्यूजी को। ठीक है, और असाइलम सीकर्स को भी अपनी टेरिटरी में जगह दे रहा है। तो हमें भी अपने किस बेसिस पे, ह्यूमैनिटेरियन के बेसिस पे, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस चीज पे सपोर्ट कर रही है, जनरस होस्टिंग रिफ्यूजी दे रहा है। ठीक है, बहुत सारी तरीके से। ठीक है, अगर बात की जाए, कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे भी दिया गया है। जैसे एक स्टोरी बताई गई है यंग अफगान रिफ्यूजी अहमद की, जो नाम चेंज है यहाँ पे। ठीक है, इसने क्या बताया कि इसको अफगानों के द्वारा प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, इस डर से उसने क्या किया, अपने कंट्री को छोड़ा और यहाँ पे रिफ्यूजी ले रहा है। और उसने कहीं ना कहीं एजुकेशन लिया कि NIOS से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल से, और वो आज के टाइम पे क्या कर रहा है, टीचिंग कर रहा है रिफ्यूजी और लोकल चिल्ड्रन को। ठीक है, और इंस्पायर कर रहा है कम्युनिटी को, जिससे कि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। ठीक है, और उनके सोसाइटी में जो मेंबर है उनको भी कहीं ना कहीं अच्छी चीजें मिल सके। ठीक है, तो उनको क्या कर रहा है, एम्पावर करने का काम कर रहा है, उनकी पोटेंशियल को राइज करने का काम कर रहा है, उनकी वैल्यूज को बढ़ाने का काम कर रहा है, उनकी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं एक नई कंट्रीब्यूशन जो है वो दे रहा है कम्युनिटी में। अगर एक बात की जाए रिफ्यूजी यूथ की, इट इज नॉट जस्ट मैटर ऑफ टैलेंट, ये मैटर की बात नहीं है, ये मैटर ऑफ प्रोस्पेक्ट की है। ठीक है, वो क्या चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, वो हाथ नहीं चाहते किसी का की हेल्प नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिससे कि वो सेल्फ रिलायंट हो जाए और वो अपनी इच्छा अनुसार क्या कर सके, अपने टैलेंट को और पैशन को कहीं ना कहीं कम्युनिटी के थ्रू होस्टिंग कर सके, दे सके लोगों को। ठीक है, जो अगर हम और एक एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे उनको जैसे कैरियर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग विल तास्लिमा की बात की गई है, एक स्टेटलेट पर्सन है और 2 बार डिस्प्लेस किया गया रोहिंग्या वुमेन इन इंडिया से 2 बार डिस्प्लेस भी किया गया है।
और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को फुलफिल किया, एजुकेटेड किया। अब वो एक नई रोल मॉडल के रूप में उभरी है दूसरे जो गर्ल्स है उनके कम्युनिटी में, ठीक है। उसी तरह से अगर स्किल की बात की जाए, गाइडेंस की बात की जाए, एक्सपर्ट की बात की जाए, एक एक्सपर्ट है आयशा की, वो भी एक अफगान रिफ्यूजी है। उन्होंने स्लोली मेकिंग हर टुवर्ड पर्सन करियर आर्टिस्ट डिजाइन की तरफ उन्होंने अपना करियर बनाया। और आज के टाइम पे वो क्या करती है, डिजाइन करती है लाइन ऑफ स्विमवेयर की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं डिजाइन करती है, और उसके ब्रांड आज भी ऑनलाइन स्टोर पे बिकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो हमें इन चीजों से क्या मिलती है, इन चीजों से ये पता लगता है कि इनके कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इनको इंक्लूसिव सोसाइटी में जोड़ना चाहिए, इनके जो ऑब्स्टेकल है उनको खत्म करनी चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन देनी चाहिए, और गवर्नमेंट को इनके लिए जो गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट है उनको भी कहीं ना कहीं इसमें जगह देनी चाहिए, जिससे कि ये अपनी सर्विस और फाइनेंशियल सपोर्ट या हेल्थ केयर को बेटर बना सके, ना कि उससे बच सके। अगर हम इनको अपॉर्चुनिटी देंगे एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, हाउसिंग में, हेल्थ केयर में, तो ये हमारे लिए आगे बहुत बेटर साबित होंगे। और जो हमारे सपना है इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने का, वो भी एक एफर्ट होगा इसके थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बताया जा रहा है, जो इनकी जो नंबर ऑफ राइजिंग फोर्सिबल डिस्प्लेस हैं, इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की जरूरत है। जो ये फोर्सिबल डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, इनको कहीं ना कहीं अर्जेंट मोरल इंपरेटिव की जरूरत है, इनको कलेक्टिव एक्शन की डिमांड है, ठीक है। और साथ ही साथ इनको समझने की भी आज के टाइम पे जरूरत है। अगर ग्लोबल साउथ की बात करें, ये डिस्प्रोपोर्शनेट अफेक्टेड है एंड होस्ट कम्युनिटी नीड असिस्टेंट, इनको कहीं ना कहीं अभी असिस्टेंट की जरूरत है, रिक्वायरमेंट जरूरत है। ग्लोबल कम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजीज ट्राइब टू इनहेंस, ग्लोबल कम्पैक्ट रिफ्यूजी क्या कर रहा है, इनको इंटरनेशनली रिस्पॉन्स जो कर रहा है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और सपोर्ट कर रहा है होस्ट कंट्री को कि वो प्रमोट करे सेल्फ रिलायंस को, एक्सप्लोर करे लॉन्ग टर्म सोल्यूशन को, जिससे कि इनका रीसेटलमेंट हो सके और सेफ रिटर्न इनको मिल सके, ठीक है। और लेट्स अस एम्ब्रेस प्रिंसिपल इक्विटेबल बर्डन शेयरिंग, फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफ्यूज, इंश्योर वेलबींग एंड वेलबींग देयर जनरस होस्ट कम्युनिटी। अब देखिए इनमें हम जो देख रहे हैं विकास युवा विकसित भारत, इससे भी हमें हेल्प मिलेगी। कैसे? अगर ये युवा यानी कि यूथ आके हमारे यहाँ पे हेल्पफुल करेंगे, यानी कि अपॉर्चुनिटी, अगर इनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए और ये किसी एसेट में कन्वर्ट हो जाए, तो बेटर किसके लिए होगा? बेटर हमारे ही देश के लिए होगा। अगर हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? वेस्ट लिस्ट में जाएगा और हमारे लिए बर्डन ही बनेगा। तो हमें इनको क्या करना चाहिए? ये नहीं कि इनको डिपोर्ट करना चाहिए, किसी तरह की हेल्प नहीं करनी चाहिए, इनको हेल्प करनी चाहिए और आगे इनको कहीं ना कहीं बढ़ानी चाहिए, और इनके जो बैरियर है उनको खत्म करना चाहिए, और इनके जो डिग्निटी है उसको बनाए रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सेफ्टी फर्स्ट। क्या बताया जा रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए। देखिए क्या हुआ, इंडिया का ड्रग्स जो है, मैन्युफैक्चर जो ड्रग्स है वो अभी 2 श्रीलंका के जो पेशेंट्स है उनकी डेथ हुई है, तो जिसके कारण से जो इंडिया की रेगुलेटरी है कहीं ना कहीं क्वालिटी और सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पा रही है, ठीक है। इस चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो रिपोर्ट है कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं सीवियर हार्म्स और डजन ऑफ पेशेंट्स डेथ के बारे में पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं न्यूज में बनी हुई है। 2 पेशेंट्स अभी श्रीलंका में जो है डेथ हुई है। 2 patients in Sri Lanka who administration Indian made anesthetic drugs just last 2 months. Eye drop manufacturing of India caused eye infection about 30 patients and blindness in 10 Sri Lanka. देखिए 2 चीज की बात की जा रही है। पहली चीज तो 2 पेशेंट्स जो हैं उनको इंडिया की मेड एनेस्थेटिक ड्रग दिया गया, तो उनकी कहीं ना कहीं डेथ हुई है। और दूसरी इन्फेक्शन जो है 30 पेशेंट्स में आई ड्रॉप जो है इन्फेक्शन किया है, और जिनके कारण से 30 पेशेंट्स पे एंड ब्लाइंडनेस पे श्रीलंका के ब्लाइंडनेस इन 10 श्रीलंका, जो ब्लाइंडनेस हुए 10 हुए, ठीक है। जबकि एनेस्थेटिक ड्रग्स जो है वो बना किससे? ड्रग्स मेड इन इंडिया में बना है, जिसके कारण डेथ हुई है। और ये अगर बात की जाए जो आई ड्रॉप है उसके कारण से इन्फेक्शन हुआ है, ब्लाइंडनेस आई है और इवेंट डेथ भी हुआ है, रिपोर्ट कुछ महीने में बताया गया है यूनाइटेड स्टेट द्वारा, ठीक है। अगर अटलांटा बेस्ड सेंटर डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन ने इन्होंने पाया कि जो हाई ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है इनमें पाया गया है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इसको सीरीज ऑफ एडवर्स रिपोर्ट अगेंस्ट ड्रग प्रोडक्शन इंडिया बिन लास्ट व्हेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिंक्ड डेथ चिल्ड्रन गैम्बिया। क्या बताया जा रहा है? जो
एडवर्स रिपोर्ट जो है वो क्या किया है, WHO ने इनके ऊपर भी एक एडवर्स रिपोर्ट निकाला है अगेंस्ट द ड्रग्स प्रोड्यूसर के खिलाफ, जिस कब निकाला था, जब लास्ट 70 चिल्ड्रेन की मौत हुई थी गैम्बिया में किडनी इंजरी की वजह से, और किस कारण से हुआ था, कफ सिरप की वजह से। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 तरह की इंग्रेडिएंट जो है इसमें मिलाया गया था, डाई इथाइल ग्लाइकोल और इथाइनिल ग्लाइकोल। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना क्योंकि ये न्यूज में बना हुआ है और ये प्रीलिम्स में आने की चांसेस ज्यादा है। डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और ये डेडली केमिकल है जो कि चीजों को सस्ता बना देती है, और उनको पीने से क्या हो गया है, जो 70 बच्चों की डेथ हो गई थी। वही चीज अगर 2 डेडली केमिकल किल्ड 18 चिल्ड्रेन, कहाँ पे, उज्बेकिस्तान में दिसंबर 2020 में भी खबर आई थी। इंडिया की जो कफ सिरप है वो कहीं ना कहीं न्यूज में आई है, जब WHO ने क्या किया था, इसमें बताया था कि जो मार्शल आइलैंड है और माइक्रोनेशिया है उसमें भी ये ड्रग पाया गया था, ठीक है। डाइथाइल ग्लाइकोल की अगर बात की जाए, इसमें कम से कम 5 इंग्रेडिएंट जो है पॉइजन पाए गए इन चेन्नई, मुंबई, बिहार, गुरुग्राम एंड जम्मू बिटवीन 1972 और 2020 के बीच में। इसमें कहीं ना कहीं क्या पाया गया, पॉइजन पाया गया है, ठीक है। 5 इंसिडेंट जो है पॉइजनिंग का पाया गया, जो कि अलग अलग राज्य में है। कौन कौन से, चेन्नई, मुंबई, बिहार, गुरुग्राम और जम्मू। कब, 1972 से लेके 2020 तक। अब जब इंडिया रेगुलेटरी को कंडक्ट किया गया, WHO ने फर्स्ट टाइम रेज किया क्या, जब इनके पास रेड फ्लैग इशू किया, तो इन्होंने कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल लाइन में आए, मतलब एक जो नॉर्म्स को कहीं ना कहीं फॉलो किया। उसके बाद इवन आफ्टर सीरियस वायलेशन इट गेव क्लियर चिट। अब जब सीरियस वायलेशन के बाद भी उसको ग्रीन चिट मिला, और जो गैम्बिया है उनको कहीं ना कहीं कहा गया कि आप इनसे सप्लाई कर सकते हो, मतलब ड्रग्स को जो है हैड सप्लाइड द ड्रग्स टू गैम्बिया, आप ड्रग्स जो है गैम्बिया को सप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद WHO ने कहीं ना कहीं क्या बताया, वेल WHO हेल्ड ग्राउंड ड्रग्स रेगुलेटरी स्टैंड एक्सपोज्ड टेस्ट रिजल्ट फ्रॉम स्विट्जरलैंड, घाना कंफर्म दी प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल कफ सिरप सैंपल फ्रॉम। जब जो ड्रग्स जो WHO ने ग्राउंड तैयार किया था उस पे ड्रग रेगुलेटरी स्टैंड जो है एक्सपोज हुआ है, कब, जब स्विट्जरलैंड और घाना ने कंफर्म किया कि जो टॉक्सिक केमिकल है वो कफ सिरप में प्रेजेंट थे जब गैम्बिया में ये चीज हुआ था। डिटेल कैजुअलिटी जो असेसमेंट हुआ था वो गैम्बिया द्वारा किया गया था, और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन गैम्बिया पार्लियामेंट एंड CDC अटलांटा ने लिंक किया था बिटवीन सम कस्टमरी इंस्पेक्शन के द्वारा। इंडिया की ड्रग रेगुलेशन सिर्फ फेल्ड को मेजर्स करना ही नहीं है, अगर प्रोड्यूस हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है वो सेफ तरीके से होना चाहिए। इंडिया को सिर्फ वॉचडॉग की तरह उसको काम नहीं करना चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, उसकी सेफ्टी को भी कहीं ना कहीं इंश्योर करना चाहिए। अगर इंडिया उसकी सेफ्टी को इंश्योर नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आगे तक हो सकती है। अभी तो थोड़ी बहुत हुई है लेकिन आगे और ज्यादा बढ़ेगा, और इसका जैसे मैंने कल भी बताया था कि इसका इम्पैक्ट जो है हमारे बायोलेटरल रिलेशन पे पड़ेगा। इंडस्ट्री जो फार्मा इंडस्ट्री है जो कि ग्रो कर रहा है, और उस पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है अ सबमिट विथ सब्सटेंस। क्या कह रहा है, देखिए क्या है, इस टाइम पे फाइनेंस की कहीं ना कहीं जरूरत है। जो न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट होने वाला है अभी सबमिट पेरिस में, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है कि जो हमारी ग्रीन क्लाइमेट है उसको बनाए रखने के लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। तो अलग अलग कंपोनेंट की बात किया है, ठीक है, जिससे कि हमें उस फाइनेंशियल सिस्टम को बेनिफिट पूरी तरह से मिल सके, ठीक है। चलिए इसके कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं कि वर्ल्ड लीडर जो है फाइनेंशियल जो है वर्ल्ड लीडर एंड फाइनेंशियल मोगुल्स लैंड पेरिस, जिसको कहा गया है, वहां पे एक सबमिट होने वाले न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट की, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉन्क्रीट स्टेप लिया जाएगा किसके खिलाफ, सस्टेनेबल फाइनेंस के खिलाफ। एंड जो इंटरनेशनली सबमिट है, कोई भी अनदर इंटरनेशनल सबमिट विदाउट सब्सटेंस, और इनके बिना कोई भी इंटरनेशनल सबमिट जो है वो कहीं भी ठीक नहीं चल पाएगा, ठीक है। फ्रेंच जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने कहा कि जो फाइनेंशियल सॉलिडिटी है हमें कहीं ना कहीं साउथ में और ग्लोबल में बढ़ाना चाहिए। इंडिया की जो प्रेसिडेंसी अभी G20 में बनी हुई है, और वो स्टीयरिंग कमेटी है, को चेयरिंग द स्टीयरिंग कमेटी इस साल का।
और ये जो सबमिट होने वाला है कहाँ पे होने वाला है, फ्रांस में होने वाला है। कैन बी काउंटर ऑन द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, और इंडिया को यहाँ पे बताया जा रहा है कि काउंटर करेंगे काउंटेड करेंगे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी कि साउथ के ऊपर ही पूरा इनका बेस रहने वाला है इंडिया का। अब अगर बात की जाए प्रॉमिसिंग एंड पेमेंट की, क्या बताया गया, हर साल अगर बात की जाए कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है और ये डेली पे डेली बेसिस पे महंगी होती जा रही है। सबसे ज्यादा अगर इसकी मार पड़ रही है वो किसको पड़ रही है, मिडिल इनकम कंट्री और लो इनकम कंट्री को। ठीक है, एक व्हाइट प्लैनेट लैब व्हाइट पेपर रिलीज हुआ था इस फॉर समिट के लिए, और इसमें इन्वेस्टमेंट की कितनी जरूरत है उसके बारे में बताया गया था। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल है क्लाइमेट चेंज COP21 और बायोडाइवर्सिटी COP15 ऑब्जेक्टिव, उन्होंने कहीं ना कहीं ग्लोबल ऑब्जेक्टिव सेट किया था ग्लोबली और नेशनल लेवल पे, और उन्होंने बताया कि हर साल $4 ट्रिलियन की कहीं ना कहीं जरूरत है। अगर इस हिसाब को आप तोड़ते हो तो इसको मीट करने के लिए 2 ट्रिलियन जो है हर साल आपको जरूरत पड़ेगी पेरिस एग्रीमेंट के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, और 2 ट्रिलियन की जरूरत पड़ेगी किसके लिए, आपको UN SDG गोल के लिए। यानी कि टोटल कितने हो गए, 2 और 2 मिला के 4, तो टोटल 4 जो है वो जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर सच्चाई की बात की जाए, ऑफिशियली क्या बताता है, सिर्फ $204 बिलियन ही इस पे खर्च हो रही है। सोचिए, जहां 4 ट्रिलियन की जरूरत है वहां सिर्फ 204, तो 1 ट्रिलियन भी नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, वो तो बात दूर की बात है। इस गैप को क्या बताया जा रहा है, दिस गैप बिटवीन प्रॉमिस एंड पेमेंट गोस सोन इंटरनेशनल फंडिंग इज अनप्रेडिक्टेबली एंड पुअर स्ट्रक्चर। ये किस वजह से, जो पुअर स्ट्रक्चर है, अनप्रेडिक्टेबली फंडिंग है, उसके वजह से ये गैप जो है कहीं ना कहीं दिखने में आ रहा है। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें एड्रेस करना पड़ेगा, और लिक्विडिटी चैलेंज को, जो डेवलपिंग कंट्री है उसकी लिक्विडिटी चैलेंज को एड्रेस करना पड़ेगा। केवल अगर हम बात करें, ओनली 25% ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है, साउथ अफ्रीका में, साउथ एशिया में, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, जो बहुत ही वल्नरेबल रीजन है। ठीक है, अगर बात की जाए फिजिकल इंडिपेंडेंस की, तो ग्लोबल फंड में अगर कुछ फंड प्रोवाइड करते हैं तो वो भी कुछ क्या करते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, जैसे बिफोर द मनी कम्स इन, डोमेस्टिकली टू, जैसे डोमेस्टिकली की अगर बात की जाए, जैसे टैक्स स्ट्रक्चर डेवलपिंग कंट्री की, लीडिंग इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, इलिसिट फाइनेंशियल फ्लो, हायर रिस्क परसेप्शन, ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, और इनके परिणाम से क्या होता है, जो कंट्री होती है वो पे देयर ओन डेवलपिंग ट्रांजिशन थ्रू लिमिटेड पब्लिक फंड, जो उनकी पब्लिक फंड होती है उनसे थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो डेवलपिंग ट्रांजिशन में यूज करती है, यानी कि क्लाइमेटिक चेंज में यूज करती है, जो कि बेटर बना सके। लेकिन ये प्राइवेट प्लेयर को लाने में मुश्किल करती है, यानी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कैसे, क्योंकि अगर प्राइवेट प्लेयर इसमें आते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी, उनको लॉस होने का ज्यादा खतरा लगा रहता है, कहाँ पे, लो और मिडिल इनकम कंट्री में, तो इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ नहीं करना चाहती है। ठीक है, यहाँ पे 3 कंपोनेंट की बात की गई है। फाइनेंशियल समिट को शेड्यूल किया गया मिडिल कंसिक्वेंटली ईयर में। ठीक है, इसमें डिस्कशन होगी, लगभग रिफॉर्म होगी, डिस्कशन होगी, और रिफॉर्म की बात की गई किस चीज की, वर्ल्ड बैंक की, इंडियन G20 प्रेसिडेंट की, इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंटशिप है उसके बारे में बात की जाएगी, और UN SDG समिट की बात की जाएगी, और UN सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट एम्बिशन समिट की बात की जाएगी, और COP28 की बात की जाएगी, जो फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक अंडर पेरिस एग्रीमेंट के तहत हुआ है। अगर इसकी सक्सेसफुल की बात की जाए, ये इसको क्या करना चाहिए, इन पे सर क्रिटिकल पॉइंट पे कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल और डेवलपमेंट आर्किटेक्चर पे काम करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेट करना चाहिए। इसके लिए इनको 3 कंपोनेंट की बात की गई है, एक पैक्ट, प्लेटफॉर्म और पाथवे, 3 P's की बात की गई है, यानी कि पैक्ट, प्लेटफॉर्म और पाथवे। अगर पहली बात की जाए पैक्ट, पैक्ट क्या है, पैक्ट फॉर ग्लोबल फ्लो ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो फाइनेंस है ग्लोबल फ्लो का वो होना कहीं ना कहीं जरूरी है। ठीक है, पैक्ट होना जरूरी है। ये 2 लेवल को
सोशल कंट्रैक्शन के दो लेवल को कवर करती है। सबसे पहले डोमेस्टिक लेवल को और दूसरा है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर डोमेस्टिक लेवल की बात करिए, जो हाई डेप्थ लिमिट है फिजिकल स्पेस डेवलपमेंट कंट्री की, वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीजिंग दिस स्पेस कंट्री वुड नीड मॉडर्नाइज एंड स्टैंडर्डाइज एग्जिस्टिंग लैंड स्ट्रक्चर, टैक्स स्ट्रक्चर, क्लैंपिंग डाउन इलीगल क्रॉस बॉर्डर। देखिए, अगर ये स्पेस बढ़ेगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज होगा, स्टैंडर्डाइज होगा और कंट्री को जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इस चीज के लिए। और जो इलीगल क्रॉस बॉर्डर है मूवमेंट है वो भी क्या होगा, डाउन होगा और एम्पावर होगा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को। और साथ ही साथ जो फॉसिल फ्यूल है वो उनकी जो सब्सिडी है उस पर भी कहीं ना कहीं रुकावट लगेगी अगर ये ग्लोबल पैक्ट जो है अच्छी तरह से काम किया तो। ठीक है, अगर डोमेस्टिक लेवल पे, ठीक है, तो ये बताया जा रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पे काम किया तो क्या करेगा, इंटरनेशनल सोशल कंट्रैक्शन मस्ट रेस्ट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ग्लोबल सॉलिडिटी, यानी कि जो ग्लोबल सॉलिडिटी है उसको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देगा और साथ ही साथ न्यू रिसोर्सेज जो है मोबिलाइज करेगा ग्लोबल फ्लोज में। और साथ ही साथ टैक्स प्रोडक्शन जो है फॉसिल फ्यूल्स का और शिपिंग ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स, इन सब में कहीं ना कहीं मोबिलाइज लाने का काम करेगा। और जो ऑयल जो $1 बिलियन है जनरेट कर रहा है $30 बिलियन पर यूनिट। ठीक है, टैक्स ईच बैरल जस्ट $1 बिलियन जो 30 बिलियन है पर ईयर है। ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ तक लेके आएगा। ठीक है, दूसरी बात की जा रही है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या है, क्रिएट ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू डी रिस्क फाइनेंस, फाइनेंस को डी रिस्क करने के लिए। मोबिलाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करने की बात की गई जिससे सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके और वल्नरेबल जो कंट्री है उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेंडिंग मिल सके जिससे रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन टेक, लाइवलीहुड, ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, इन सबको इमर्जिंग क्लीन टेक्नोलॉजी के रूप में वो कन्वर्ट कर सके, किसके मदद से, डेवलपिंग कंट्री के कॉरपोरेशन के वजह से। अगर हम फाइनेंशियल जरूरत की बात करें तो ग्लोबल क्लीन इन्वेस्टमेंट रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं इसके कॉस्ट को लोअर करेगा, लोअर कॉस्ट ऑफ ऑल, इन सारी चीजों को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर बात की जाए पॉलिटिकल पाथवे की, अब पाथवे की बात करते हैं। पाथवे क्या करेगा, टाइम बाउंड मैनर में सारे काम को डिलीवर कराएगा। यानी कि जो हमने पहले क्या पढ़े थे, पैक्ट। पैक्ट मतलब आपको एक फ्लो फाइनेंस देगा ग्लोबल में, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, ये अलग अलग जो आपके एस्पेक्ट्स है उनको कहीं ना कहीं लाइन में ला सको या लिमिट्स में ला सको। दूसरा चीज आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे कि आप ये क्लीन टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर सकते हो, ये आपको ग्रोथ कर सकते हो, इन सब चीजों में इमर्जिंग कर सकते हो। और तीसरा है पाथवे, जो आपको क्या करेगा, टाइम बाउंड मैनर में इन सारे काम को करवाने का मदद करेगा। ठीक है, एवरीथिंग वॉन्ट अचीव इन सिंगल फाइनेंस समिट, बट अगर फाइनेंस समिट कैन प्रिवेंट कैन बीइंग किक्ड फर्दर डाउन द रोड, अगर कोई इस तरह की सही तरीका बताए तो आप अगर क्या कर सकते हो, इनको अचीव कर सकते हो। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता होगा ठीक तरीके से किस तरह से फाइनेंस का यूज किया जाए, किस तरीके से फाइनेंस का यूज नहीं किया जाए, तो आप क्या होगा, आप अपने ही अंधाधुंध से, जैसे मैंने बताया अभी कि लोग कंट्री क्या करती है, अपने ही कुछ सोशल फंड से ही निकाल के उसका इस्तेमाल करती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होता है। ठीक है, हम 80 एनिवर्सरी बनाने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन के 2025 को, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें रिफॉर्म की जरूरत है फाइनेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जिससे कि हम रिन्यू कर सके अपने मल्टीलेटरलिज्म को और मीनिंगफुल बना सके। ठीक है, और साथ ही साथ हम जो ग्लोबल ग्रोथ है उसको भी एक साथ चलाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। अगर आपको आई थिंक आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक